नमस्कार, आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने खाद्य संसाधनों में सुधार से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि विज्ञान और स्मार्ट मैनेजमेंट मिलकर उस एक बड़े सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं जो हम सबको परेशान करता है। और वो सवाल है कि भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन खेत तो उतने ही हैं। तो हम सब के लिए भरपूर और अच्छा खाना कैसे सुनिश्चित करेंगे? चलिए इन नोट्स की परतों को खोलकर देखते हैं कि जवाब कहाँ छिपे हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ ज्यादा अनाज उगाने की रेस के बारे में नहीं है। इन नोट्स की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि असली खेल तो गुणवत्ता, वैज्ञानिक सोच और खेती को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने का है। ये एक पूरी पहेली है जिसमें बीज से लेकर बाजार तक हर टुकड़ा सही जगह बैठना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ पकड़ते हैं। हमें इस सुधार की जरूरत ही क्यों है? इन स्रोतों में एक बात साफ उभर कर आती है, ज्यादा लोग और सिकुड़ती हुई जमीन। इसका मतलब साफ है, हमें हर एकड़ जमीन से ज्यादा पैदावार लेनी होगी। और वो भी बेहतर क्वालिटी की। हाँ, बेहतर क्वालिटी की। और यहीं पर विज्ञान एक जादूगर की तरह एंट्री लेता है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक चुनौती है। पूरी दुनिया इसी सवाल से जूझ रही है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके अब कोई अच्छी खासी चीज नहीं रह गए हैं, ये एक जरूरत बन गए हैं। ये उस स्मार्टफोन की तरह है जो पहले लग्जरी था पर अब उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक जादूगरी का पहला कदम है फसल की किस्म को ही बदल देना, एक तरह का सुपर हीरो बीज बनाना। और यहाँ चीजें सच में मजेदार हो जाती हैं। इन दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि वैज्ञानिकों के कुछ खास लक्ष्य होते हैं। पहला तो सीधा है, ज्यादा पैदावार। लेकिन बात सिर्फ मात्रा की नहीं है। दूसरा लक्ष्य है गुणवत्ता, जैसे दालों में प्रोटीन बढ़ाना या तिलहन में तेल की मात्रा बढ़ाना। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है फसल को मजबूत बनाना, यानी उसमें बीमारियों, कीड़ों, सूखे और बाढ़ जैसी मुश्किलों से लड़ने की ताकत डालना। कम समय में तैयार हो जाए तो किसान साल में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें ले सकता है। ये तो सीधा सीधा किसान की आमदनी और देश के उत्पादन को दोगुना या तिगुना करने जैसा है। बिल्कुल। इन लक्ष्यों को पाने के लिए इन नोट्स में 2 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। पहला है संकरण, यानी हाइब्रिडाइजेशन। इसे ऐसे समझिए कि आप 2 अलग-अलग पौधों के सबसे अच्छे गुण लेके एक नए बेहतर पौधे में डाल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, संकरण तो सदियों से होता आ रहा है, इसमें नया क्या है? वैज्ञानिक इसे किस स्तर पर ले गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संकरण का मतलब सिर्फ 2 अच्छी गेहूं की किस्मों को मिलाना नहीं है। वैज्ञानिक इससे भी आगे जाते हैं। कभी-कभी वे एक खेती वाले गेहूं को उसकी किसी जंगली रिश्तेदार पौधे से क्रॉस करते हैं, अच्छा, ताकि उस जंगली पौधे की सूखा झेलने की ताकत हमारे गेहूं की फसल में आ जाए। ये प्रकृति के सबसे मजबूत गुणों को हमारी जरूरतों के हिसाब से ढालने जैसा है। इसमें तकनीकी शब्द है जैसे इंटरवेराइटल या इंटरजेनेरिक, पर उनका सार यही है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो फिर दूसरा तरीका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसकी इतनी चर्चा होती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर संकरण इतना ही कारगर था तो हमें पौधों के डीएनए से छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। संकरण एक थोड़ी धीमी प्रक्रिया है और इसमें आप अनचाहे गुण भी साथ में ले आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। वैज्ञानिक लैब में ठीक उसी जीन को पहचानते हैं जो उन्हें चाहिए और उसे सीधे पौधे के डीएनए में डाल देते हैं। ये बहुत सटीक और तेज तरीका है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण शायद बीटी कपास है। जी। ये सिर्फ कीड़ों से लड़ने वाली फसल नहीं है, ये एक आर्थिक क्रांति थी। सोचिए, एक किसान की सबसे बड़ी लागतों और कर्ज का कारण अक्सर कीटनाशक होते हैं। जी। अचानक आपके पास एक ऐसा बीज है जो अपना कीटनाशक खुद बनाता है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये किसानों को कर्ज के जाल से बचाने और पर्यावरण को जहरीले रसायनों से बचाने की एक पूरी नई संभावना थी। बिल्कुल। तो ये तो हुई एक सुपर हीरो बीज तैयार करने की बात, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में तो सिर्फ शुरुआत है। मतलब ये कि सिर्फ बीज पर ध्यान देना आधा अधूरा काम है। ये तो ऐसा हो गया जैसे दुनिया की सबसे अच्छी रेसिंग कार खरीद ली, लेकिन ना तो अच्छी सड़कें हैं और ना ही पेट्रोल का कोई इंतजाम। एकदम सही। एक बेहतरीन बीज भी अपने आप में काफी नहीं है। उसकी पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए खेत को एक अच्छे मैनेजर की जरूरत होती है। और इस प्रबंधन के 3 मुख्य स्तंभ हैं: पोषक तत्व, पानी और फसल उगाने का सही तरीका।
चलिए पहले पोषक तत्वों की बात करते हैं। पौधों को भी हमारी तरह ही सेहतमंद रहने के लिए खाना चाहिए। यहाँ दो विकल्प दिखते हैं, एक है प्राकृतिक खाद और दूसरा रासायनिक उर्वरक। बिल्कुल। पहले प्राकृतिक तरीके की बात करते हैं, जैसे कंपोस्ट। कंपोस्ट असल में प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। खेत का सारा कचरा, गोबर, सूखी पत्तियां, इन सबको एक ढेर में डालकर हम सूक्ष्म जीवों को अपना काम करने देते हैं। वे इसे काले सोने में बदल देते हैं। एक ऐसी खाद जो मिट्टी को जिंदा कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे घर का बना पौष्टिक खाना हमारे शरीर को। इसी में वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का भी जिक्र है। हरी खाद का आइडिया तो कमाल का है, मतलब फसल उगाने से पहले खेत में कोई और पौधा उगाओ और फिर उसे खेत में ही जोत दो ताकि वो अगली फसल के लिए खाद बन जाए। हाँ, ये मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर लौटाने का बेहतरीन तरीका है। खाद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मिट्टी की सेहत सुधारती है, उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ाती है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। इन्हें आप मिट्टी के लिए फास्ट फूड या एनर्जी ड्रिंक समझ सकते हैं। मतलब असर तुरंत लेकिन लंबी दौड़ में नुकसानदेह, ऐसा कुछ? कुछ हद तक। यूरिया या एनपीके जैसे उर्वरक पौधों को तुरंत पोषण देते हैं, जिससे पैदावार तेजी से बढ़ती है। लेकिन इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता खत्म हो सकती है और ये पानी में घुलकर प्रदूषण भी फैलाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि दोनों के बीच एक संतुलन बनाया जाए। ऑर्गेनिक खाद मिट्टी की सेहत बनाए रखे और उर्वरक जरूरत पड़ने पर बूस्ट दें। ठीक है, तो मिट्टी को खाना मिल गया। अब बारी है पानी की, यानी सिंचाई। इन नोट्स में कुएं, नहरें, ट्यूबवेल्स जैसी कई बातें हैं, लेकिन इसका सार यही है कि पौधों को सही समय पर सही मात्रा में पानी मिले। ये सूखे से बचाने का एक सुरक्षा कवच है। और प्रबंधन का तीसरा और सबसे रणनीतिक हिस्सा है फसल उगाने का पैटर्न। यह शतरंज के खेल जैसा है, जहां किसान एक ही खेत से ज्यादा फायदा लेने के लिए अलग अलग चालें चलता है। जैसे कि मिश्रित फसल, यानी एक साथ दो फसलें उगाना, जैसे गेहूं के साथ चना। ये तो किसान के लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। अगर एक फसल मौसम या बीमारी की वजह से खराब भी हो गई तो दूसरी से कुछ न कुछ आमदनी हो ही जाएगी। बिल्कुल, ये जोखिम कम करने का एक शानदार देसी तरीका है। इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग। इसमें दो फसलों को एक तय पैटर्न में अलग अलग लाइनों में उगाया जाता है। ये स्मार्ट पड़ोसियों की तरह है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक फसल जो पोषक तत्व जमीन से ज्यादा लेती है, उसके बगल में दूसरी फसल ऐसी लगाई जाती है जो पोषक तत्व जमीन को लौटाती है। और तीसरा है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन, जिसके बारे में हम सब ने सुना है। एक ही फसल बार बार ना उगाकर फसलें बदलते रहना। फसल चक्र को आप मिट्टी के लिए एक संतुलित डाइट प्लान की तरह समझ सकते हैं। वाह, जैसे हम रोज एक ही तरह का खाना खाकर बीमार पड़ सकते हैं, वैसे ही मिट्टी भी एक ही फसल से अपने सारे पोषक तत्व खो देती है। अलग अलग फसलें उसे अलग अलग न्यूट्रिशन देती हैं। मुझे एक किसान ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। उसने कहा, मैं जमीन को एक मजदूर नहीं, अपना पार्टनर मानती हूँ। अगर मैं उससे साल दर साल सिर्फ गेहूं ही मांगूंगी तो वो थक जाएगी, लेकिन जब मैं फसलें बदलती हूँ तो उसे भी आराम और नयापन मिलता है। कमाल है। तो हमने एक सुपर हीरो बीज तैयार कर लिया, उसे बेहतरीन मिट्टी और पानी भी दिया। लेकिन हर हीरो की कहानी में विलन की एंट्री जरूरी है, और खेत के मैदान में फसल के 3 बड़े दुश्मन हमेशा मौजूद रहते हैं: खरपतवार, कीट और बीमारियां। बिल्कुल, और इन विलन से निपटना भी उतना ही जरूरी है। पहला विलन है खरपतवार, यानी फालतू के पौधे जो हमारी मुख्य फसल का खाना, पानी और धूप चुरा लेते हैं। पार्थेनियम या गाजर घास इसका एक कुख्यात उदाहरण है। इनसे निपटने के लिए खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल होता है। दूसरा विलन है कीट पतंगे। ये तो पूरी की पूरी सेना की तरह हमला करते हैं। टिड्डी दल का हमला तो हमने देखा ही है, जो मिनटों में हरे भरे खेत को चट कर जाता है। सही कहा, इनके लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। और तीसरा दुश्मन अदृश्य होता है, बीमारियां, जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से फैलती हैं। इनसे बचाव का एक तरीका तो रसायनों का छिड़काव है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट तरीका वो है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, कि ऐसी किस्में ही उगाई जाएं जिनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत पहले से हो। बिल्कुल ठीक है, तो हमने फसल उगा भी ली और उसे दुश्मनों से बचा भी लिया। फसल कटकर तैयार है, लगता है काम खत्म। लेकिन शायद नहीं। इन नोट्स में भंडारण पर भी काफी जोर दिया गया है।
एक ऐसा कदम जिसे हम अक्सर भूल ही जाते हैं। और यहीं पर बहुत बड़ी गलती होती है। ये रेस का वो आखिरी लैप है जहां अक्सर धावक हार जाता है। भारत में कटाई के बाद एक बड़ा हिस्सा भंडारण की गलतियों की वजह से बर्बाद हो जाता है। मुख्य दुश्मन है नमी, जिससे फंगस लगती है, और चूहे और कीड़े जो अनाज को खाकर या खराब करके बर्बाद कर देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? ये तो राष्ट्रीय क्षति है। समाधान सीधा है, बस अनुशासन की जरूरत है। पहला कदम भंडारण से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना। दूसरा, गोदामों को कीटाणु रहित करने के लिए धूमन या फ्यूमिगेशन करना। और तीसरा, सही गोदामों का इस्तेमाल जो सूखे और सुरक्षित हों। एक छोटी सी लापरवाही महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। चलिए अब कैनवस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। खाद्य संसाधन सिर्फ खेतों और पौधों तक सीमित नहीं है, पशुपालन भी इस बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। बहुत अहम हिस्सा। पशुपालन दूध, अंडे और मांस के जरिए हमारी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। इसमें भी विज्ञान ने बहुत कुछ बदला है, चाहे वो ज्यादा दूध देने वाली गाय भैंसों की नस्लें हों या फिर पोल्ट्री फार्मिंग में तेजी से बढ़ने वाले और ज्यादा अंडे देने वाले ब्रॉयलर और लेयर चिकन। हर जगह बेहतर नस्ल और वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर है। इन नोट्स में मछली पालन का भी जिक्र है और उसमें कंपोजिट फिश कल्चर नाम की एक बड़ी दिलचस्प चीज है। ये क्या है? ये पानी के अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट का एक शानदार उदाहरण है। इसमें एक ही तालाब में 5-6 तरह की मछलियां एक साथ पाली जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि वे आपस में लड़ती नहीं होंगी? हाँ, मेरे मन में यही सवाल आया। नहीं लड़ती, और यही इसकी खूबसूरती है। इन मछलियों को बड़ी चालाकी से चुना जाता है। ये सब तालाब में अलग अलग लेवल पर रहती हैं और अलग अलग खाना खाती हैं। जैसे कटला मछली पानी की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू बीच के हिस्से से, और मृगल या कॉमन कार्प तालाब की तली से। तो ये एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक तरह का एक्वेटिक अपार्टमेंट बना लेती हैं, जहां हर कोई अपने फ्लोर पर रहता है और दूसरे के खाने में दखल नहीं देता। वाह! नतीजा, कम जगह में बिना किसी लड़ाई झगड़े के ज्यादा मछली उत्पादन। ये तो प्रकृति और विज्ञान का बेहतरीन संगम है। और आखिर में एक और छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मधुमक्खी पालन। हाँ, मधुमक्खी पालन को अक्सर सिर्फ शहद और मोम के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा गुमनाम काम है। वे हमारी फसलों के लिए परागण यानी पॉलिनेशन करती हैं। जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं, तो वे अनजाने में फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ये किसानों के लिए आम के आम गुठलियों के दाम जैसा हो गया। बिल्कुल, शहद से सीधी कमाई और बढ़ी हुई फसल से अप्रत्यक्ष कमाई। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ है, बढ़ती आबादी का पेट भरने का कोई एक जादुई समाधान नहीं है। ये एक पूरी चेन है, बेहतर बीज से शुरू होकर मिट्टी की सेहत, पानी के सही इस्तेमाल, फसलों की सुरक्षा और पशुपालन को साथ लेकर चलने तक। बिल्कुल, ये सिर्फ विज्ञान की लैब में होने वाले प्रयोगों की कहानी नहीं है। ये निर्णय हमारी खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और किसानों की आर्थिक स्थिति से सीधे जुड़े हैं। प्राकृतिक खाद और रासायनिक उर्वरक के बीच का संतुलन बनाना या फसल चक्र को अपनाने जैसा एक छोटा कदम भी बड़े पैमाने पर असर डालता है। विज्ञान हमें विकल्प देता है और प्रबंधन हमें सिखाता है कि उन विकल्पों का समझदारी और टिकाऊपन के साथ इस्तेमाल कैसे करें। इन सभी नोट्स में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है, लेकिन एक सवाल जो ये नोट्स नहीं उठाते वो है बर्बादी का। हम जो भी उगाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा कटाई के बाद भंडारण और सप्लाई चेन में बर्बाद हो जाता है। तो सोचने के लिए एक बात यह है, क्या खाद्य संसाधनों में सुधार का अगला बड़ा कदम सिर्फ उत्पादन बढ़ाना होगा या फिर खेत से लेकर हमारी थाली तक होने वाली इस बर्बादी को रोकना होगा?